अनाज़ाद हुमा कुरैशी किस्त नंबर 4। तुम हालिद ने जरा सहम कर इसे देखा था जो अभी भी अपनी कजिन की दुर्गत बना कर आया था। मैंने क्या कर दिया? वो एकदम से पीछे हुई थी जब बेसाख्तगी में पीछे दरवाजे से जा लगी थी। इससे कब्ल कि वो डिसबैलेंस होने की वजह से एक बार फिर जमीन को सलामी देती, शुजा इसकी कमर में हाथ डालकर संभाल चुका था। आराम से। आज क्या लूली लंगड़ी वलीमे की दुल्हन बनने का इरादा है तुम्हारा? वो जरा खफकी से छिड़क गया। हाले ने जरा खफत से निगाहें चुरा ली थी। मैंने चेंज करना है। वो एक लम्हे के लिए ठहर कर इसकी जानिब देखती जरा धीरे से मुनमुनाई थी। ये इसकी चाल कुछ देर कब्ल के तेवर देखने के बाद की हालत थी। जाओ। वो गहरी सांस भरकर इसे आजाद करता खुद पीछे होकर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ था, जबकि वो सीने पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस खारिज करती खुद भी ड्रेसिंग रूम में एंटर हुई थी। साथ ही हाथ बढ़ाकर कबर्ड से अपने लिए एक सादा सा सूट निकाला था। हम्म ये नहीं, ये वाला पहनो। इसके हाथ से क्रीम कलर का सादा सा सूट वापस लेता वो इसे शोख रंग का सूट पकड़ाता धीमे लहजे में बोला था, ये तो बहुत हैवी है। इससे जरा नाक चढ़ाई, अपना दिमाग जरा कम चलाया करो। वो जरा जल्दी रेडी हो जाओ। वो खफगी से बोला तो हाले की पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। घूर क्या रही हो? जल्दी पहन कर आओ, नीचे सब नाश्ते पर हमारा वेट कर रहे हैं। वो बोलकर खुद एक कार्टन का सफेद कलरदार सूट निकाल कर दूसरे रूम में वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था ताकि हाले यहाँ सुकून से तैयार हो जाए। कुछ ही देर बाद नीम बालों में उंगलियां चलाता हुआ वॉशरूम से बाहर आया था और ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर इसे तौलिए से अपने बाल खुश किए थे। साथ ही कदम अपने रूम की जानिब बढ़ाए थे। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हाले अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रही थी। जब वो इसे एक नजर में देखता एन इसके पीछे जाकर खड़ा हुआ था। हाले से देख फौरी आईने के सामने हट गई थी। अब वो बेड पर बैठी अपने सैंडल के स्टेप लगा रही थी, जबकि अपने बाल सेट करने के बाद खुद पर परफ्यूम का छिड़काव करता वो मुसलसल हाले को देख रहा था। आईने में नजर आता इसका दमकता सरापा इसे मुसलसल देखने पर मजबूर कर रहा था। हाले इसकी नजरों की तपिश महसूस कर जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करती सोफे पर जा बैठी थी। मेहरून रंग के शिफॉन सूट में मलबूस वो साथ मैचिंग की ज्वेलरी पहने हसीन लग रही थी। नेचुरल मेकअप की वो मुसलसल अब चबा रही थी। शुजा दराज से कुछ निकाल रहा था। अब इसने चेहरा उठाकर इसकी जानिब देखा था और अब इसकी जानिब आ रहा था। उठो, वो नासमझी से खड़ी हुई जब इसने हाथ में पकड़ा ब्रेसलेट कलाई में डाला था, जो वो शायद तैयार से निकाल कर लाया था। सब मुंह दिखाई कर पूछेंगे तो ये दिखा देना। आले ने एक नजर सोने के चढ़ाव कंगन पर डाली, फिर कलाई नीचे कर ली। इससे कबल वो कुछ कहता कि जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन। वो इससे फासले पर हुआ। भाई आप लोग रेडी हो गए? दादू नीचे ही बुला रही हैं। ये मरियम थी जो पहले आकर खाले की गले लगी थी, फिर शुजा ने सीने से लगाते इसका माथा चूम लिया था। मेरी गुड़िया तो बहुत प्यारी लग रही है। वो आसमानी रंग के सूट में मलबूस कोई मोमी गुड़िया ही लग रही थी। आप दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, मगर मेरी भाभी ज्यादा प्यारी लग रही है। आखिर पसंद भी तो मेरे भइयों की है। वो जरा शरारत से बोली। शुजा हंस दिया। हाले के लबों पर भी मुस्कुराहट खिल गई। अच्छा भाई, बस अब जल्दी से मेरे साथ ही नीचे चले प्लीज। भाभी के घर वालों ने भी आना है आज। वो उजलत में बोलती दोनों का हाथ थामकर बाहर की जानिब बढ़ने लगी थी, तभी शुजा की आवाज पर वो ठहरी। दुपट्टा सही से लो अपना। आर्य ने गले में पड़ा दुपट्टा सर पर डाला था, तभी वो इसका हाथ थाम कर नीचे की जानिब बढ़ा था, जबकि मरियम इसके बाजू से लगी मुसलसल कुछ न कुछ बोल रही थी। आज बख्तियार हाउस में नाश्ते की मेज पर खूब रौनक लगी हुई थी। घर के सभी मकीन एक साथ नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे, जबकि कुछ मेहमान भी थे जो शादी के घर से वही कयाम पजीर थे। वजाहत बख्तियार अपनी बीवी और बेटे जुहान के साथ बाप के बराबर वाली कुर्सी पर बरजमान था, जबकि मिसेस बख्तियार अपने शौहर के साथ नशस्त संभाले हुई थी और सरबराह कुर्सी पर हमेशा की तरह शाहिदा बेगम बरजमान थी। जब इन नौबियाता जोड़े की आमद की अपनी तमाम तर दिलकशी के साथ वहां आनवर्द होता, इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया था माँ सिवाय मिसेस बख्तियार की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदो यहाँ आए। दुल्हन, हमारी बहू के आने से घर में बहार आ गई है। खाले ने खुशदिली से इनके सर सामने झुकाया था जो इसका माथा चूमती है पोते के सदके वाली जा रही थी, जबकि वो हमेशा की तरह अपने खौल में सिमटा संजीदगी के साथ अपनी कुर्सी का सीट कर बैठ गया था। दुल्हन यहाँ बैठे हैं अपने शौहर के साथ। इन्होंने हाले को शुजा के बराबर में बिठाया था। शुक्र है लाडली ने शादी
کہ اگلے دن اپنے گھر جانے کی ضد نہیں کی تھی، ورنہ مجھے اس سے کوئی خاص امید نہیں تھی۔ وجاہت نے ذرا شیریں لہجے میں بھائی کو چھیڑا تھا۔ فکر نہ کریں، ولیمے کے بعد ہم آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گے۔ وہ فریش جوس گلاس میں نکال کے لبوں سے لگاتا نرمی سے بولا۔ شکر تھا کہ آج اس کے ماتھے پر کوئی پل نہیں تھا۔ البتہ باپ سے مخاطب ہونے سے اس نے گریز ہی کیا تھا۔ ولیمہ کیوں؟ ابھی کچھ دن یہیں رہو، ہماری بہو ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ بالآخر بختیار صاحب نے خود ہی پہل کی تھی، جس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ مجھے اپنی بیوی اپنے گھر میں چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے میں 2 دن بعد واپس چلا جاؤں گا تو یہ یہاں رہ کر کیا کرے گی؟ شجاع نے ناگواری سے بولا تھا۔ سبھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ 1 ہفتے سے پہلے کوئی کہیں نہیں جا رہا، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بالآخر زبیدہ بیگم نے اس تلخ کلامی کو وہیں روک دیا تھا۔ بہو بیٹا آپ بھی کچھ لیں، ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ ان کی نظر اب حالے پر گئی تھی جو اس سب سچویشن میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ مریم بیٹا بھابھی کو کچھ دیں؟ جی دادو۔ نہیں آپ بیٹھو مریم، میں لے لوں گی۔ شجاع نے ایک نظر اسے دیکھا، توجہ اپنے کھانے پر مرکوز کر لی تھی۔ بھائی مریم آپ بیٹھیں۔ شجاع بھائی آج ہماری بھابھی کا پہلا دن ہے ہمارے گھر میں، دیورانی جی کی ذرا خاطر مدادت کریں۔ اس بار فرحین نے اپنا حصہ ڈالا تھا، آپ لوگ کر تو رہے ہیں، بس کافی ہے۔ وہ ہلکی مسکراہٹ سے بولا اور ساتھ ہی توجہ چھوٹے سے سوہان پر مرکوز کی جو کافی دیر سے اس کے پاس آنے کے لیے ہمک رہا تھا۔ آجا میرا شہزادہ۔ بالآخر اس کی چیئر سے اٹھ کر گود میں اٹھاتا وہ اب اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ سبھی نے ہلکے پھلکے انداز میں ہنستے مسکراتے ناشتہ ختم کر لیا تھا۔ ناشتے کے فوراً بعد سب تھوڑا ریسٹ کرنے کی گھر سے اپنے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ چچا بیڈ پر پاؤں کے سہارے بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، جبکہ حالے بھی صوفے پر بیٹھی موبائل پر مصروف تھی۔ اسے اپنے بہن بھائیوں کے سینکڑوں میسجز ریسیو ہوئے تھے جب یہ ایک دم سے موبائل بجنے لگا تھا۔ شجاع نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو اسے دیکھ کر روم سے نکلتی باہر بالکنی میں چلی گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ اسی جانب سے کوئی مردانہ آواز گونجی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، تم بتاؤ آج کل کہاں مصروف ہو؟ اس کے چہرے پر الگ ہی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اوہ ریئلی؟ دوسری جانب سے کچھ ایسا کہا گیا کہ وہ حیران ہوئی۔ دیٹس انٹرسٹنگ۔ ہوا کے دوش پر لہراتے بالوں کی لٹی کان کے پیچھے اور ایسی وہ مسرور لہجے میں گویا ہوئی۔ شجاع محسوس انداز میں گلاس ڈور فریم سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں لائک سیریسلی تم ابھی بھی یہی کہو گے لڑکی ہے، اب میری شادی ہو گئی ہے، یا آئی لو یو کسی اور کو بولو؟ وہ اپنی ہی جرم میں مسکرا کر بولتی ایک دم ہی پلٹی تھی کہ اپنے عین پیچھے کھڑے شجاع کو دیکھ لبوں کی مسکراہٹ سے مرچی گئی جو دلچسپی سے اس کے تاثرات ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اچھا ہارون میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ وہ جلدی سے بات ختم کر گئی کیونکہ سامنے کھڑا اس کا شکی شوہر اسے جن نگاہوں سے گھور رہا تھا این ممکن تھا وہ اسے بالکنی سے نیچے پھینک دیتا۔ یہ لڑکوں سے دوستیاں ختم نہیں ہوں گی تمہاری؟ ایک جس میں نزدیک آ کر اسے بالوں سے پکڑتا پیچھے جو جھکتا وہ دبے دبے لہجے میں گرایا تھا۔ شجاع میں بال چھوڑو، اسے تکلیف ہوئی تھی۔ کون تھا یہ؟ وہ سوالیہ گرایا۔ ہر بات کو تمہارا جاننا ضروری نہیں، چھوڑو مجھے۔ وہ بھرپور مزاحمت کرتی شدت سے گرائی تھی۔ شجاع کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بکواس نہیں، میں کوئی تمہارا عاشق نہیں ہوں جو یہ تیور دکھا رہی ہو۔ سیدھے سے بولو کہ وہ کون تھا؟ وہ غصے سے گرایا تھا اس سے کبھی کہ حالی کچھ بولتی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ شجاع چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی مگر اس کے بال ابھی تک شجاع کے ہاتھ کی گرفت میں قید تھے۔ سچ سچ بتاؤ مجھے کون ہے یہ؟ وہ اس بار دھیمی آواز میں ہو رہا تھا۔ اگر اتنے ہی بے یقین تھے میرے کردار کو لے کر تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ وہ درستگی سے پھنکاری تھی جبکہ مقابل پر اس کی پرزور مزاحمت کے باوجود چندہ فرق نہیں پڑا تھا۔ شجاع، اس بار وہ تکلیف سے شدت سے چلائی تھی۔ تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنی گرفت سے آزاد کرتا احتیاطاً بالکنی کا دروازہ بند کر کے وہ گیٹ کی جانب بڑھا تھا جہاں اس کی بھابھی زوہان کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ اسے جھٹ اپنے چہرے کے تاثرات درست کیے تھے۔ سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا، ایکچولی یہ تمہارے پاس آنے کی بہت ضد کر رہا تھا۔ فرحین نے شجاع کی طرف ہمکتے اپنے لاڈلے بیٹے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس نے جھٹ مسکراتے ہوئے اسے گود میں لیا تھا جب تک وہ بھی اپنے بال بکھرے درست کرتی روم میں آئی تھی۔ او مائی گاڈ، او میرا گڈا، چاچو کو یاد کر رہا تھا؟ اس کے پھولے پھولے گالوں کو نرمی سے بوسہ دیتا وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ حالے آپ شام میں ریڈی ہو جائیے، گھر میں سب مہمان ہیں اور آپ کے گھر والے بھی شام میں ناشتہ لے کر آئیں گے۔ سو
वो नरमी से बोलती वहाँ से निकलती चली गई थी, जबकि शुजा की अंगारा निगाहों का मरकज़ अब इसकी ज़ात थी। वो सर झटकती वापस अपनी साबका पोज़ीशन में सोफ़े पर जा बैठी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे जल्द से जल्द बता दो कि वो कौन है लड़का, जिससे तुम इतना खुशमिज़ाजी के साथ गुफ्तगू शनीद कर रही थी। ज़ुहाना आपके चाचू पैदाइशी सन की हैं या मसला कुछ अरसे कब्ल ही पेश आया है? वहाँ से सिरे से नज़रअंदाज करती शुजा की गोद में खेलते ज़ुहान से मुखातिब हुई थी, जो बेसाख्ता मुस्कुराया था, गोया इसकी बात बखूबी समझ रही हो। देखो बच्चा भी मुस्कुराकर तस्दीक कर रहा है। शुजा ने तेज निगाहों से घूरते से सर झटका था और अब वो मुकम्मल तौर पर ज़ुहान की तरफ मुतवज्जह हो गया था, जबकि हाले अब दोबारा से मोबाइल पर मसरूफ़ हो गई थी। शाम की सुरमई अंधेरा सोफी हाउस के आंगन में मुकम्मल तौर पर फैल चुका था। ऐसे में अरमान साहब अपनी बेटी के कमरे में मौजूद इसकी एक-एक चीज़ को छूकर महसूस कर रहे थे। कल रात वो खुद पर कितना ज़ब्त कर रहे थे, ये सिर्फ़ वो ही जानते थे, जबकि वो अपनी बेटी की हसरत भरी निगाहें मुसलसल खुद पर महसूस कर रही थी। अरमान साहब मिसेज़ अरमान के अचानक ही कमरे में दाखिल होने हुई थी। इन्होंने झट से अपने आँसू पोंछ लिए थे। आप रो रहे हैं? वो ज़रा हैरान हुई थी। नहीं, वो बेरुखी से बोलते रुख फेर गए। किससे आँसू छुपा रहे हैं आप? वो इनकी शरीक-ए हयात थी जो हर मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़ी रही थी। कुछ नहीं छुपा रहा बेगम, वो दिलगेर लहजे में गोया होते रुख फेर गए थे, जबकि इन्होंने हारे की तस्वीर देखना ख्वाब से दुःख पहन लिया था। चले नीचे, घर मेहमानों से भरा है, बच्चे भी कुछ देर कब ही नाश्ता लेकर निकले हैं। अब मैं अकेली किस-किस को सँभालूँ? अरमान साहब एक गहरी साँस भरकर इनकी हमराही में कमरे से निकल आए थे। बख्तियार हाउस की डाइनिंग एरिया में इस वक़्त खूब रौनक लगी हुई थी, क्योंकि सब मेहमान और मेज़बान कुछ गप्पों में मसरूफ़ थे, जबकि हाले अपने भाई के साथ बैठी मुसलसल बाप के बारे में पूछ रही थी। हाले रिलैक्स यार, बाबा तुमसे नाराज़ नहीं है, मुसलसल बहन को दिलासा दे रहा था। फ़ाहद बेटा आंटी को भी साथ ले आते। इस बार वजाहत ने डायरेक्टली से मुखातिब किया था, जो हाले का हाथ छोड़कर एकदम इसकी जानिब मुतवज्जह हुआ था। मैं तो मम्मा को कहा था, मगर वो खुद नहीं आई, फ़ाहद ने मुतवाज़न लहजे से आगाह किया, जबकि शुजा की तेज निगाहों का मरकज़ अपनी बीवी के नाम आंखें थी, जिन्हें वो बार-बार झपक कर अपने आंसू छुपा रही थी। सुबह का रोशन सवेरा खुद में बेपनाह जाज़ियत लेकर तुलू हुआ था, ऐसे में शुजा बख्तियार बिस्तर पर उल्टा लेटा ख्वाब खरगोश में से लूट रहा था, जब साइड टेबल पर रखा इसका आईफ़ोन प्रो मैक्स दरमियानी आवाज़ के साथ थरथराया था। वो शायद नींद से बेदार होता, हाथ मारकर मोबाइल उठाकर मंदी-मंदी सी आँखें खोलता, स्क्रीन पर जगमगाता इंटरनेशनल नंबर देख लम्हे कॉल उठा चुका था। हेलो, अभी नींद से भारी होती आवाज़ में इतना ही बोल सका था कि दूसरी जानिब से कोई सिनफ़े नाज़ुक इस पर बुरी तरह से बरस गई थी। क्या मसला है यार? वो इसकी चिक-चिक सुनकर ज़िद हुआ था। तो क्या मैं तुम्हारी खातिर अपनी शादी डिले कर लेता? वो नागवारी से बोलता फ़ोन ही के बल उठकर बैठ गया था। हद है यार, रखो फ़ोन। वो दबकर मोबाइल बंद करता साइड पर उछाल गया। तभी हाले वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आई थी। इसने सर की ज़र नज़र उठाकर इसे देखा था और ना चाहते हुए भी निगाहें इसके बीच सरापे से उलझ गई थी। यहाँ आओ। इसकी भारी आवाज़ सुन अपने बाल तौलिया से रगड़ती हाले बुरी तरह से गिड़गिड़ाई थी। मैं? इसने अचंभे से पूछा। नहीं तुम्हारा भूत। वो नागवारी से बोला। हाले थूक निकल कर छोटे-छोटे कदम उठाती न सीख गई। जी, शुजा ने हाथ पकड़कर एक लम्हे में इसे अपनी तरफ खींच लिया था। वो बुरी तरह से सरपटाई थी। ये क्या बदतमीज़ी है? वो नागवारी से बुराई थी, जबकि वो इसके चिक-चिक सिरे से नज़रअंदाज करता, इसकी सुराहीदार गर्दन पर अपनी तिश्ना लब रखता, इसे बुरी तरह से सटपटाने पर मजबूर कर गया था। छोड़ो मुझे, इसने मज़ाहमत करनी चाहिए, इससे कभी इसके लबों पर कुफ्ल लगा था। वो वहीं इसकी आवाज़ दबा गया था, हाले पर बढ़ा भी नहीं सकी। छोड़ो, अपनी मनमानी करने के बाद इसे पीछे धकेलता हुआ वॉशरूम की जानिब बढ़ा था, जबकि वो बेयकीनी से इस सनकी शख्स को देख रही थी, जिसकी शायद ही कोई कल सी भी थी। जंगली, जाहिल, पागल। पीछे इसकी ज़बान ज़हर उगलने में मसरूफ़ थी, जबकि वो जा चुका था। जारी है।